भूगोल के प्रश्न जो है क्रॉनिकल पत्रिका में से लिए गए हैं। क्रॉनिकल फरवरी माह की पत्रिका में भूगोल का विशेषांक था, उसी में से है। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न है हमारा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तावित किया कि महाद्वीप सिलिका मैग्नीशियम से बने हैं, जबकि महासागरीय बेसिन सिलिका और एल्युमिनियम से बने हुए हैं। तो जानकारी होगी आपको कि हमारी पृथ्वी कोर मेटल और क्रस्ट से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्रस्ट जो ऊपरी भाग है वो सिलिका और एल्युमिनियम का भाग है। ठीक है, और ये सिलिका मैग्नीशियम का, और ये निकिल और आयरन का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न कथन नंबर 1 गलत हो जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय भाग जो कि ऊपर क्रस्ट में है तो ये सिलिका और एल्युमिनियम से बने हैं, और महासागरीय बेसिन जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ग्लोसोप्टेरिस पौधे के जीवाश्म इस सिद्धांत के प्रमाण है। ठीक है, देखिए जैसे ये है हमारा पैंथालसा, ये पैंथालसा सागर है, और ये हमारा महाद्वीप पैंजिया। ठीक है, कालांतर में इसका विभाजन हुआ और ये महाद्वीपों में या एक से अनेक प्लेटों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो जो ये हमारा महाद्वीप है, ये हमारा महाद्वीप है जो 2 भागों में विभाजित हुआ। एक बना अंगारा लैंड और ये बना गोंडवाना लैंड। फिर ये गोंडवाना लैंड अनेक महाद्वीपों में टूट गया, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, फिर अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्लोसोप्टेरिस पौधे के जीवाश्म पहले यहाँ पैंजिया में दक्षिणी भाग में थे, जो कि विभिन्न जो बाद में विभाजित महाद्वीप बने उन सब में समान रूप से पाई जाती है ये जीवाश्म। तो ये इस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि हाँ, ये कभी एक हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार स्टेटमेंट हमारा दूसरा सही है। पैंजिया पैंथालसा महासागर से घिरा हुआ था, तो ये तो अभी हमने बताया कि ये पैंथालसा सागर था जिसमें पैंजिया केंद्र में था। ठीक है, पैंथालसा महासागर में एक एकीकृत पूरा महाद्वीप था जिसको पैंजिया कहते थे हम लोग। तो इस तरीके से 2 और 3 सही है, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी विशेषता सागर नितल प्रसरण से संबंधित है? सागर नितल मतलब सी फ्लोर, सी की फर्श। ठीक है, सागर की तली में प्रसरण हुआ, इसके संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते समय हमें ये नहीं है और है के विषय में जो है अच्छे से पढ़ लेना है, जांच कर लेना है। ठीक है, प्रथम विकल्प पढ़ते हैं, मध्य महासागरीय कटकों के साथ बेसाल्टिक क्रस्ट का निरंतर निर्माण हुआ। देखिए, पहले तो महासागरों के बीच में जो कटक का निर्माण होता है, ये 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं हमारे यहाँ। ठीक है, एक होती हैं अपसारी प्लेटें, अभिसारी प्लेटें और संरक्षी प्लेटें। अपसारी प्लेटों में होता है कि 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ठीक है, और अभिसारी प्लेटों में क्या होता है कि एक दूसरे के नज़दीक आ रही होती हैं। ठीक, और संरक्षी प्लेट किनारे होते हैं जो एक दूसरे के पार्श्व गतियाँ करती हैं। ठीक है, ये ऐसे गति करेगी, ये ऐसे गति करेगी, एक दूसरे के समांतर गतियाँ करती हैं। तो ये 3 प्रकार की प्लेटें हो गई। तो जब महासागरों के मध्य में कटकों का निर्माण इसी प्रकार होता है, 2 अपसारी प्लेटें जब एक दूसरे से अलग दूर जा रही होती हैं तो मध्य से लावा निकलता है और वो लावा जमता जाता है। तो इस प्रकार एक रिज बन जाती है, मतलब कटक बन जाता है। ये एक पर्वत श्रृंखला है, मान के चलिए पर्वत श्रृंखला है जो ऊंची हो चुकी है सामान्य भूतल से, सागर तल से। ठीक है, तो इस बात से क्या होता है कि ये दूर जाती रही, दोनों प्लेटें, ये प्लेट दूर जा रही हैं दोनों, बीच में जो गैप बन रहा है वो भी पटता जा रहा है लावे से, तो सागर के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो देखा जाए तो सागर के नितल में प्रसरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रसार हो रहा है।
तो ये बात तो सही है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ बेसाल्टिक क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता है। बेसाल्टिक क्रस्ट का मतलब होता है जब जो जो हमारी जो है क्या कहते हैं महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो ग्रेनाइट से बनी होती हैं, और जो महासागरीय प्लेटें होती हैं वो बेसाल्ट लावे से बनी होती हैं। तो चूंकि ये महासागरों के अंदर की बात है तो इस वजह से यहाँ बेसाल्टिक क्रस्ट का जमा होता है, बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। मध्य महासागरीय कटकों के पास मोटा तलछट जमा होता है। अब देखिए ये विचार का विषय है कि मध्य महासागरों के कटकों के पास तलछट का जमाव कैसे हो सकता है। तलछट का जमाव तो महासागरों के किनारे होगा जहाँ पे नदियाँ जो है तलछट लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं और छोड़ती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा इस प्रकार गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सी नंबर भी पढ़ लेते हैं। वैकल्पिक पैटर्न में चुंबकीय विसंगतियाँ, तो ये सागर नितल प्रसरण का से संबंधित नहीं है। ठीक है, महासागर तल की आयु 135 मिलियन वर्ष से कम होना है। देखिए इस तरीके के जटिल डाटे दे दिए जाते हैं, कठिन डाटे दे दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं विकल्पों में से एक सरल रूप से हमको जो है जो गलत है वो मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी बी नंबर विकल्प सही हो गया है। ठीक, अब तीसरा नंबर, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिसारी सीमाएं इंडीज जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके संदर्भ में बताना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसने पढ़ी होगी उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं, अभिसारी प्लेटें, अपसारी प्लेटें और संरक्षी प्लेटें। ये कंजर्वेटिव बाउंड्री जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक, तो जब अभिसारी प्लेटें होती हैं तो बताते हैं आपको। जैसे ये 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतियां कर रही हैं, तो ये एक दूसरे के पास आ रही हैं। ऐसे में ये जो यहाँ पे मलबा जमा होगा उसमें वलन होगा, और वलन के साथ वो मलबा ऐसे करके ऊपर उठता चला जाएगा। तो इस प्रकार अभिसारी प्लेटों से पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, अभिसारी प्लेटें जहाँ पे होंगी वहाँ पे पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक, तो इंडीज जैसी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है अभिसारी प्लेट से, ये सही है। ठीक, क्योंकि अभिसारी सीमा पर ही इंडीज, ये सारे जो पर्वत हैं हमारे, हिमालय पर्वत, इंडीज पर्वत, राकी पर्वत, ये सारे वलित पर्वत हैं जो कि अभिसारी सीमाओं पर ही निर्मित हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, दूसरे स्टेटमेंट पर पढ़ते हैं। अपसारी सीमाओं के कारण मध्य अटलांटिक रिज जैसी संरचनाएं निर्मित हुई हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो मध्य का भाग खाली हो जाता है जहाँ पे नीचे से लावा आकर जमता है और पर्वत श्रृंखलाओं जैसी एक संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसे रिज या जो कटक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मध्य अटलांटिक रिज है, अटलांटिक में बना, अटलांटिक महासागर में। कार्लसबर्ग कटक है हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, कंजर्वेटिव बाउंड्री के कारण हिमालय जैसे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। प्रथम कथन को समझाते वक्त ही हमने समझाया कि जो वलित पर्वतों का निर्माण होता है वो अभिसारी सीमाओं पर होता है। ठीक, अभिसारी प्लेट किनारों पर, संरक्षी प्लेट किनारों पर वलित पर्वत संरचनाएं नहीं निर्माण होती। ये गलत हो गया, 1 और 2 सही हैं। ठीक है, तो तीसरे का ए नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुम्मद पर्वत, डोम माउंट, एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना है जो अपने निर्माण के तरीके के कारण अन्य प्रकार के पर्वतों से काफ़ी भिन्न है। उनके निर्माण और विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। डोम माउंटेन के बारे में जानकारी देता हूँ आपको मैं। देखिए
जैसे ये भूपर्पटी है और भूपर्पटी के नीचे ये मैग्मा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैग्मा बनाते हैं। ये भूपर्पटी है और ये मैग्मा भरा हुआ है यहाँ पे, सॉरी। होता क्या है कि मैग्मा भूपर्पटी पर दबाव डालता है। जब भूपर्पटी पर दबाव डालेगा तो ये भूपर्पटी ऐसे गुंबदाकार रूप बना लेती है, ठीक, नीचे से दबाव के कारण। पर ये भूपर्पटी टूटती नहीं है, कहीं से इसमें विच्छेद नहीं होता है। अगर ये विच्छेद हो जाए तो ये लावा निकल जाए, बाहर निकलने लगेगा और बाहर निकल कर जो है ये ज्वालामुखी का रूप ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में जो गुम्मद बनता है उसे हम जो है डोम माउंटेन या गुम्मद पर्वत कहते हैं। तो आइए हम अपने विकल्पों को देखते हैं। वे सतह पर ज्वालामुखी लावा के संचय से बनते हैं। तो हमने देखिए अभी बताया कि ज्वालामुखी लावा ज्वालामुखी का रूप नहीं ले पाता क्योंकि अभी वो भूपर्पटी को तोड़ा नहीं है। बी नंबर, मैग्मा सतह को तोड़े बिना भूमि के ऊपर की ओर ढकेलता है। देखिए ये हमारा मिल गया, बी नंबर विकल्प सही है कि मैग्मा जो होता है नीचे, जो मैग्मा भरा हुआ है, जो जब तक भूपर्पटी से नीचे होता है मैग्मा तरल पदार्थ तो उसे मैग्मा कहते हैं, और वो जब बाहर निकल आता है तो उसे लावा कहते हैं। बी नंबर हमारा सही हो गया है, लेकिन अन्य विकल्प भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी के संपीड़न और वलन से गुंबदाकार पर्वत बनते हैं। भूपर्पटी में जब भी संपीड़न होगा या वलन होगा तो वलित पर्वत होंगे, बनेंगे, गुंबदाकार पर्वत नहीं बनेंगे, ठीक है। वे मुख्य रूप से, विकल्प नंबर डी पढ़ते हैं, वे मुख्य रूप से प्लेट सीमाओं के साथ सबडेक्सन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन भी, ये कथन भी गलत है। सबडेक्सन का मतलब होता है जैसे कि एक प्लेट है जो दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई है, अंदर चली गई है, जिससे क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो एक प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी निर्माण नहीं होता, तो हमारा बी नंबर सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, रूपांतरित चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानें जो तापमान और दबाव के कारण भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से गुजरती हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प नंबर 1, नीस ग्रेनाइट से निर्मित एक रूपांतरित चट्टान है। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि चट्टानें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो ताप दाब या अन्य भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के कारण ग्रेनाइट से या अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित होती हैं, ठीक। तो विकल्प नंबर 1, नीस ग्रेनाइट से निर्मित एक रूपांतरित चट्टान है, तो ये कथन सत्य है। नीस जो है ग्रेनाइट चट्टानों के ही रूपांतरण से बनती है, ठीक। विकल्प नंबर 2, शिस्ट एक मध्यम श्रेणी की रूपांतरित चट्टान है जो प्रायः स्लेट से अधिक मोटी होती है। तो देखिए शिस्ट जो है रूपांतरित चट्टान है, और ये ग्रेनाइट चट्टान जो कि एक बेसाल्ट चट्टान होती है उसके रूपांतरण से भी बनती है, और ये स्लेट रूपांतरित चट्टान होती है, स्लेट के भी जो है रूपांतरण से बनती है, और ये स्लेट से अधिक मोटी होती है। तो विकल्प नंबर जो है इसका 2 भी सही है। क्वार्टजाइट चूना पत्थर के रूपांतरण से उत्पन्न होता है, क्वार्टजाइट, तो ये कथन गलत है। देखिए क्वार्टजाइट जो होता है वो चूना पत्थर से नहीं बल्कि बलुआ पत्थर से जो है, बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान होती है, तो अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टजाइट पत्थर बनता है, ठीक। तो विकल्प नंबर जो 3 है गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा पहला दूसरा तो बी नंबर सही हो गया, ठीक। 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ज्वालामुखियों को उनकी संरचना और निर्माण के आधार पर उनके संगत उदाहरणों से सुमेलित करें। एक प्रकार ज्वालामुखी के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उदाहरण दिए हुए हैं। सील्ड ज्वालामुखी,
देखिए पहले सील्ड ज्वालामुखी के बारे में बता दूं आपको। सील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं वो बेसाल्टिक लावे से बनते हैं, क्षारीय लावे से बनते हैं सील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। क्षारीय लावा जो होता है वो, उसमें लिक्विडिटी अधिक होती है, तो वो क्या होता है कि पृष्ठ पर फैल जाता है क्षारीय होने की वजह से, और फैल कर एक सील्ड का रूप ले लेता है, ठीक। तो वो सील्ड, जैसे कि हमारा दक्कन ट्रैप है, वो सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इनमें से जो है मोना लोवा जो है, ये हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोवा सील्ड ज्वालामुखी है, ठीक। और मिश्रित ज्वालामुखी दूसरा नंबर। मिश्रित ज्वालामुखी माउंट मेयाना ज्वालामुखी जो है, मेयोन ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी। फ्यूजी ज्वालामुखी ये अम्लीय ज्वालामुखी है। अम्लीय लावा वाले ज्वालामुखी जो होते हैं उनमें शंकु ऊंचा बनता है। अम्लीय ज्वालामुखी वाले जो ज्वालामुखी होते हैं, अम्लीय लावा जो होता है वो अधिक जो है घनत्व का होता है, उसमें घनत्व अधिक होता है, इस वजह से वो दूर तक फैल नहीं पाता और उसमें शंकु का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये अम्लीय ज्वालामुखी इस तरीके से। विकल्प नंबर 6वें का बी हमारा सही हो गया। 7वां, भ्रंश घाटियाँ जो पृथ्वी की विवर्तनिक गतियों से जुड़ी अनोखी भूआकृतियाँ हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनके निर्माण का सटीक वर्णन करता है। भ्रंश घाटियाँ क्या होती हैं, भ्रंश घाटियों के बारे में समझते हैं, ठीक है। भ्रंश घाटियाँ जो होती हैं वो तनाव मूलक बलों के कारण, जैसे ये है ऐसे करके, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो दो भाग है ऊपर उठ गए और एक भाग जो है नीचे धंस गया, इसी को बोलते हैं हम भ्रंश घाटी, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। निचले क्षेत्रों में लावा के जमाव से बनते हैं। देखिए अब इसमें लावा के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ, ठीक। दो सामान्य भ्रंशों के बीच एक ब्लॉक के डाउन फॉल्टिंग से उनका निर्माण होता है। देखिए दो समान भ्रंश हैं ऊंचाई के, और उनके मध्य एक ब्लॉक के डाउन फॉल्टिंग से निर्माण हुआ है, तो ये विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। टेक्टोनिक प्लेटों के भीतर संपीड़न बलों के परिणाम स्वरूप में, संपीड़न बल जब भी लगेगा वहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण होगा, तो ये भी गलत हो गया। स्ट्राइक स्लिप भ्रंशों के साथ पार्श्व गतियों के बारे में हमने बताया था कि जब दो प्लेटों में समांतर गतियाँ हों, ऐसे भी हो सकती हैं विपरीत दिशा में, और एक समान गतियों में होती है। तो यहाँ पार्श्व घर्षण होता है जिससे ज्वालामुखी विस्फोट तो होते हैं पर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं होता, ठीक। तो 7वें का बी नंबर सही है। 8वां क्वेश्चन, अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास के चट्टानों को तोड़ती है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अपक्षय जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे क्या होता है कि चट्टानों में टूट फूट होती है, ठीक। अपक्षय में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के कारक काम करते हैं, और ये जैविक कारक भी काम करते हैं। भौतिक कारकों में ताप, दाब, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, और रासायनिक कारकों में वहाँ के खनिज या अम्लीयता, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और जैविक क्रियाओं में जीव जंतुओं से लेना देना है, जैसे कि शैवाल या लाइकेन की उपस्थिति में जल का अम्लीय हो जाना, या चूहों द्वारा, ये जो है बड़े जानवरों द्वारा कंदराओं का निर्माण करना और फिर वो कंदराएं टूट जाती हैं इस तरीके से। तो जीवों द्वारा भी अपक्षय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो आइए हम पढ़ते हैं विकल्प नंबर 1, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1। फ्रॉस्ट एक्शन एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब पानी चट्टानों के दरारों में जम जाता है और फैल जाता है। देखिए जैसे चट्टानों में छिद्र होते हैं और उन छिद्रों पर पानी भर जाता है, जल का जमाव हो जाता है, और जब हिमानी क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जब यहाँ पर जल का भराव होता है और जल में प्रसार होता है जमाव के दौरान, तो वहाँ पे चट्टानों पर बल लगता है और वो चट्टानें धीरे धीरे
टूट जाती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। जैविक अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग में लाइकेन और मॉस जैसे जैविक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। देखिए अभी मैंने बताया जैविक क्रियाएं किस प्रकार से शामिल होती हैं। ये जल में लाइकेन या मॉस जैसे जैविक होते हैं तो उससे क्या होता है कि जल कभी कभी अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय हो जाता है तो चट्टानों से क्रियाएं करता है और चट्टानें धीरे धीरे भंगुर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। विभेदक अपक्षय चट्टानों के प्रकार में भिन्नता के कारण होता है। इसके कारण अद्वितीय भू आकृतियों का निर्माण होता है। देखिए ये भी सही है। विभेदक अपक्षय के बारे में मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये 2 प्रकार की प्लेटें, 2 प्रकार की जो है ये चट्टानें हैं जिसमें 2 प्रकार की जो है चट्टानों से मिलकर बनी है। ऊपरी चट्टान जो है मान के चलिए इसमें दूसरे प्रकार के खनिज है और इसमें दूसरे प्रकार के खनिज है। 2 संस्तरों से निर्मित है ये चट्टान। अब देखिए जब ताप होगा, ताप के कारण इसमें जो खनिज है उनके जो है क्या कहते हैं आयतन में प्रसार भिन्न दर से होगा और इनके आयतन में प्रसार या गलन भिन्न प्रकार से होगा। अब जब दोनों चट्टानों में भिन्न भिन्न प्रकार से जो है क्या कहते हैं प्रसार होगा और उनमें जो है वो सिकुड़ेंगी या फैलेंगी और उन दोनों में भिन्नता होगी, तो इस कारण क्या होता है कि ये चट्टानें टूट जाती हैं धीरे धीरे। तो ये है विभेदक अपक्षय। तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा 8वें का। 9वां क्वेश्चन नंबर 9। बेनिऑफ जोन शब्द का इस्तेमाल अक्सर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भूकंप अध्ययनों के संदर्भ में किया जाता है। इसका क्या मतलब है? बेनिऑफ एक प्रकार का फोर्स होता है। मैं बता दूं पहले आप लोगों को, जैसे कि हाँ अब देखिए ये है और ये प्लेटें हैं, जो दूसरी प्लेट इसके नीचे सबडक्ट हो रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये प्लेट ऊपर उठ जाएगी, ऊपर वाली, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए सबडक्शन हो रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, तो बेनिऑफ फोर्स होता है जिसके कारण ये प्लेट अंदर की ओर सबडक्ट हो रही है, ठीक है। इसी को बेनिऑफ जोन बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये प्लेट इस प्लेट से टकराएगी तो भूकंप की स्थितियां भी पैदा होंगी, ठीक। अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं, ठीक है। अब सारी सीमाओं पर सक्रिय दरार का क्षेत्र है। अब हमने बताया कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं, एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे की ओर गति करती हैं, मतलब पास पास आ रही होती हैं, तो उसको अभिसारी सीमाएं कहते हैं। पर यहाँ पे जब दूर दूर जा रही हैं दोनों प्लेटें, तब उसे अपसारी सीमाएं कहते हैं। अपसारी सीमाओं में के सक्रिय हो जाने पर सबडक्शन का मामला ही नहीं बनता, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा, सबडक्शन क्षेत्रों में भूकंप गतिविधियों का तल होता है, तो ये सही है। देखिए इसमें सबडक्शन क्षेत्र में ही जो है भूकंपी गतिविधियों का क्षेत्र तल बनेगा कि नहीं, क्षेत्र बनेगा, तो विकल्प नंबर बी सही हो गया। अब पार्श्व प्लेट गति से जुड़ा एक स्ट्राइक स्लिप फाल्ट जोन। तो पार्श्व प्लेट गति का मतलब होता है कि अभी हमने बताया ही है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, ठीक है, तो पार्श्व प्लेटों की गति में इस प्रकार का कोई बेनिऑफ जोन नहीं बनता, ठीक है। विकल्प नंबर बी सही हो गया 9वें का। अब हम 10वें की ओर बढ़ते हैं। वायु अपर्दन जैसी बहिर्जनित प्रक्रियाएं। देखिए बल जो होते हैं, ये प्रक्रियाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, बहिर्जनित और एक अंतर्जनित, ठीक है। वायु अपर्दन जैसी बहिर्जनित प्रक्रियाएं समय के साथ विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऐसी प्रक्रियाओं से सीधे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमको
हम क्वेश्चन को भली भांति अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आंसर का सही जवाब दे पाएंगे। ठीक, तो बहिर्जनित प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा भू-आकृतियों का निर्माण होता है, वो उनकी विशेषताओं से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सीधे जुड़ी हुई है। ठीक है, विवर्तनिक बलों के कारण हॉर्स्ट और ग्रैबेंस का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए विवर्तनिक बलों के कारण हॉर्स्ट और ग्रैबेंस का निर्माण होता है, ये सत्य है, लेकिन यहाँ वायु अपर्दन के बारे में बातचीत चल रही है। तो देखिए पहले मैं बता दूं हॉर्स्ट और ग्रैबेंस क्या होते हैं। देखिए ये जो दोनों उठे हुए भाग हैं ये हॉर्स्ट कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है ये ग्रैबेंस कहलाता है। विवर्तनिक कारणों से ही इनका दोनों का निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वायु अपर्दन के बारे में बातचीत चल रही है तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, वायु अपर्दन के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों में पेडी प्लेन का निर्माण होता है, ये एकदम सत्य कथन है। देखिए शुष्क क्षेत्रों में ही वायु अपर्दन होता है, जहाँ शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ वायु अपर्दन पाया जाता है। जैसे हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान में वायु अपर्दन मुख्य रूप से प्रभावी है। तो एक जगह से मिट्टी जाकर उड़कर दूसरी जगहों पर प्लेन का निर्माण कर देती है, उसे पेडी प्लेन का निर्माण होता है, ये सही है। ठीक, संपीड़न बलों से वलित पर्वत का विकास होता है, ये भी सही है, पर हमारे वायु अपर्दन के बारे में पूछा जा रहा है तो बी नंबर ही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आज हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं और जो है आगे इसी तरीके से क्वेश्चनों को और बढ़ाया जाएगा आगे। और ये 10 क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चनों के बराबर तो लगभग रहे ही होंगे। जो भी आपके सुझाव हों वो हमें बताइए। 2 चीज़ों को लेकर आश्वस्त रहिए, कंटेंट अच्छा मिलेगा और अशुद्धियों की गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। धन्यवाद।